Hello students, so today we are going to start with the chapter of standard 9 science 1 measurement of matter. Okay, how do you measure a substance? Like suppose you have to buy potatoes, so you will buy what 1 kg potatoes. तो वो क्या हुआ, उसका measurement हुआ. ठीक है, तो ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ का तो हम लोग measurement कर लेते हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है एलिमेंट्स एज वेल एज एटम्स. ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, ठीक है, इन सब चीज़ का भी हमको क्या है, मेजर फाइंड करना है कि कितना होता है, वन एलिमेंट का वेट कितना होगा, उसके अंदर कितने एटम्स होंगे. ठीक है, ऑल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैटर. ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग विथ ऑल दिस we need to understand few laws. Okay, we need to understand what, few laws. And which are those laws? Number one is law of chemical combination. What it is? Law of chemical combination. Now what do you mean by this law? See, कोई भी चीज़ अगर एलिमेंट है, ठीक है, दो एलिमेंट है, उसको तुम मिक्स कर दोगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड्स बन जाएगा. ठीक है, क्या बन जाएगा, कंपाउंड्स. ओके, सो व्हेन यू मिक्स टू एलिमेंट्स, ओके, इट विल फॉर्म व्हाट, कंपाउंड. ठीक है, बट कंपाउंड बनने के बाद वो एटम्स की जो प्रॉपर्टीज है वो टोटली चेंज हो जाएगी. ठीक है, लेट्स सपोज आई हैव Na विथ मी, दैट इज सोडियम. ठीक है, सोडियम अगर तुम देखो ना इंडिविजुअली, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस एटम. ठीक है, अगर हम लोग ने उसको ऐसे रख दिया ना तो उसमें आग लग जाएगी. ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस. ओके, एंड हार्मफुल ऑल्सो. सो इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस. नाउ सिमिलरली Cl, व्हेन आई टॉक अबाउट क्लोरीन, क्लोरीन इज यूज एज डिसइंफेक्टेंट. ठीक है, स्विमिंग पूल वगैरह में हम लोग क्लोरीन डालते हैं टू वॉट, प्यूरिफाई द वाटर और टू किल द हार्मफुल बैक्टीरियाज इन इट. ठीक है, तो दोनों का जो प्रॉपर्टी है वो बहुत डेंजरस है और हार्मफुल है. ठीक है, सोडियम क्या होता है, वेरी रिएक्टिव. हम लोग एयर के अंदर जो वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इट विल कैच व्हाट, फायर. एंड Cl इज ऑल्सो वेरी डेंजरस, जो डिसइंफेक्टेंट की तरह हम लोग उसको यूज करते हैं. सो बोथ ऑफ दीज एलिमेंट हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ओके, दैट इज हार्मफुल टू अस, but as soon as when you add them or combine them to form NaCl, that is sodium chloride. Now when they get together to form what, sodium chloride. Now where is this sodium chloride found? In our kitchen. Okay, the salt which we use is nothing but the sodium chloride. अब मैंने तुम लोग को बताया कि Na और Cl ऐसे कितने डेंजरस और हार्मफुल है, but when you combine them they are going to form what, sodium chloride, which is a common salt. जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं सॉल्ट, वो बन जाता है. अब हम लोग उसको कंज्यूम करते तो कुछ होता है हमें, नहीं, इट इज़ नॉट हार्मफुल नाउ. सो दिस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या बताता है कि पहले जो एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, लेकिन अगर वो किसी के साथ कंबाइन हो जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफर हो जाएगी. ठीक है, डिफरेंट हो जाएगी. तो Na पहले कितना रिएक्टिव था, ठीक है, Cl वॉज यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट, बट जब हमने दोनों को मिक्स किया वो क्या बन गया हमारा, सोडियम क्लोराइड, दैट इज नथिंग बट कॉमन सॉल्ट जो हम लोग डेली खाते हैं. ठीक है, तो केमिकल कॉम्बिनेशन ये बताता है आफ्टर कंबाइनिंग द कॉम्पोजिशन and the characteristics of the elements totally get what, altered, and they become a different compounds. Okay, this is what law of chemical combination states. Now going on to the further law, that is law of conservation of matter. Okay, law of conservation of matter. So ये लॉ के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ऑल दीज लॉ, जहाँ पे भी वर्ड कंजर्वेशन आता है, इसका मतलब इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ओके, ये चीज़ ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम लोग उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैटर में भी वही बोला जाता है कि जितना भी हम लोग रिएक्ट करवाएंगे
उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई हैव 4 हाइड्रोजन, ओके, एंड 2 ऑक्सीजन। सो मुझे कितना वाटर मिलेगा? वाटर का फॉर्मूला सबको पता है, H2O होता है, ठीक है। बट मेरे पास 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो मुझे कितना मिलेगा? 2H2O मिलेगा। कितना मिलेगा? 2H2O। तो जितना मैंने रिएक्टेंट लिया मुझे प्रोडक्ट भी उतना मिला ना। व्हाट इज दिस? दिस इज माय रिएक्टेंट्स एंड दिस इज माय प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 2s 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी कितना है? 2 ऑक्सीजन। और हम लोग ऑक्सीजन को 2 ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, वी राइट इट एज O2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वो 2 O में स्प्लिट होके क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर इज व्हाट वेरीफाइड, के जितना भी रिएक्टेंट लोगे उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट तुमको मिलेगा, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। The amount of reactants which you use, that much amount of product will be formed, okay. Now moving on to the last law is law of definite proportion, or you can say constant proportion. Law of definite or constant proportion. Now proportion मतलब सी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है, ठीक है। जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बनेंगे तो ही वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। अगर तुमने 2 ऑक्सीजन ले लिया, H2O2 कर दिया, तो इट इज़ नो लॉन्गर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल, अगर मैंने इसको H2O2 कर दिया तो ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा? पेरोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। सो वाटर का जो फॉर्मूला है या प्रपोर्शन में जितने भी एलिमेंट्स है, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होना चाहिए, यही प्रपोर्शन जब हम लेंगे तो मुझे वाटर मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैंने कोई भी दूसरा लिया तो मुझे वाटर नहीं मिलेगा, भले ही उसके अंदर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही, ठीक है, दोनों में है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही, लेकिन उसका जो प्रपोर्शन है, जो उसकी मात्रा है, वो भी हमको उतनी ही लेनी है, ठीक है, जितना हमको पता है कि वाटर H2O से बनेगा तो वो H2O से ही बनेगा। नाउ लेट्स सपोज आई हैव टू फॉर्म 9 grams ऑफ वाटर, ठीक है। व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू फॉर्म 9 grams ऑफ H2O, ठीक है। सो ऑक्सीजन कितना होता है? 1 gram, ठीक है। तो 1 gram ऑफ O2 आई विल टेक, ठीक है, एंड 8 grams ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। 1 gram ऑफ O2 एंड 1 gram ऑफ ऑक्सीजन आई विल टेक, 1 gram ऑफ ऑक्सीजन एंड 8 grams ऑफ हाइड्रोजन, 8 + 1 आई विल गेट व्हाट? 9 grams। तो इट इज फिक्स्ड कि मुझे 1 gram ही ऑक्सीजन लेना है और मुझे 8 grams ही हाइड्रोजन लेना है, ठीक है, तो ही मुझे 9 grams ऑफ वाटर मिलेगा। दैट मीन्स द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन इज हाउ मच? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 1, लेकिन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इसलिए वो हो गया 2। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16, अभी के लिए याद रखो सिर्फ। तो द फॉर्मूला बिकम्स 1:8, ठीक है। तो कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम लोग 1:8 के पोर्शन में लेंगे तो ही मुझे वाटर मिलेगा। अगर मैंने इसमें कोई भी चेंजेस किया तो आई विल नॉट गेट वाटर मॉलिक्यूल, ओके। सो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जैसे कि CO2 है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट आई नो। अगर CO2 की जगह मैंने CO ले लिया, मैंने प्रपोर्शन चेंज कर दिया कार्बन और ऑक्सीजन का, तो वो CO हुआ तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। इट विल नो लॉन्गर रिमेन अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हम लोग कितना कार्बन लेना है, कितना ऑक्सीजन लेना है, वो फिक्स्ड होता है, दैट इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, एवरीवेयर। सो दैट्स व्हाट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन से, मतलब जो जितना कांस्टेंट में या जितना प्रपोर्शन में होता है उतना ही लेना होगा, ठीक है। यू कैन नॉट चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ दैट और द प्रपोर्शन ऑफ दैट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। मतलब यहाँ पे इंडिया में H2O है,
यूएस में भी H2O ही होगा, वहाँ पे जाके उसका कोई फॉर्मूला चेंज होने वाला नहीं है या उसका कोई भी प्रपोर्शन चेंज होने वाला नहीं है. सो दीज वर द 3 लॉज. ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब क्या? सब्सटेंस की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है आफ्टर बिकमिंग अ कंपाउंड. फ्रॉम एलिमेंट से व्हेन इट बिकम्स अ कंपाउंड इट विल चेंज इट्स प्रॉपर्टी. कंजर्वेशन ऑफ मैटर, the amount of reactant you react, that much amount of product you are going to get. Then law of constant proportion is, जो proportion होता है H2O that is 1:8, जो उसका रेशियो है वो फिक्स्ड होता है. अगर तुमने 1 हाइड्रोजन लिया ग्राम में तो 1 ऑक्सीजन लिया तो 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेना है, ऐसा फिक्स्ड होता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कांस्टेंट प्रपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. On to the next part, we are going to study about atom. ठीक है, एटम की साइज, ठीक है, मास ऑफ इट, ठीक है, एंड वैलेंसी. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डील विद? एटम का साइज, मास एंड वैलेंसी. ठीक है, एटम यू ऑल नो इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? दिस इज एन एटम. ठीक है, this is what? Nucleus. In nucleus there is what? Proton and neutrons. ठीक है, protons और neutrons दोनों present होते हैं. And surrounding it is what? Electrons. ठीक है, ऐसे उसके ऑर्बिट में कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. So this is called as an what? Atom. Okay, ये क्या होता है? Atom. Now in atom there is what? Center part nucleus. ठीक है, मुझे क्या डिटरमाइन करना है? एटम की साइज डिटरमाइन करनी है. सो हाउ विल आई डू दैट? व्हाट आई विल टेक द सेंटर. ठीक है, सेंटर से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अगर समझो एक और ऑर्बिट होता है, ठीक है, तो वहाँ तक पूरा पार्ट, ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये सर्कल में क्या हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको? रेडियस. ठीक है, सो रेडियस. तो अगर एटम का मुझे रेडियस मालूम पड़ गया, दैट मीन्स आई विल नो द साइज ऑफ द एटम. ठीक है, इफ आई गॉट टू नो द रेडियस ऑफ द एटम दैट मीन्स इट इज इट्स साइज. ठीक है, जितना वो छोटा, जितना वो बड़ा होगा उतना ही एटम का भी साइज बड़ा और छोटा होगा. ठीक है, एंड दिस रेडियस इज ऑलवेज इन 10⁻⁹ मीटर्स में होता है वो. ठीक है, कितने में होता है? 10⁻⁹, मतलब वेरी वेरी स्मॉल. We all know that atom is the tiny and the smallest part in the universe. अब उसी का अगर मुझे साइज फाइंड करना है, सो इट विल बी वेरी वेरी लेस, दैट इज 10⁻⁹ मीटर. ठीक है, मतलब 0.00000 ऐसे 9 टाइम्स आएगा. उतना छोटा एटम का क्या होता है? साइज होता है. कैसे डिटरमाइन करेंगे? न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक जितना भी हो रहा है वो क्या होता है? उसका रेडियस. रेडियस बड़ा छोटा तो एटम का भी साइज बड़ा और छोटा होगा. क्लियर? एंड इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 10⁻⁹ मीटर. एंड इट इज सो लेस दैट हम लोग उसको ऐसे स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते. वी नीड अ व्हाट? माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप लेके हम लोग उसका क्या करते हैं? साइज डिटरमाइन करते हैं. एंड इट कम्स आउट टू बी 10⁻⁹ मीटर समथिंग. ठीक है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट और डिटरमाइन द साइज ऑफ द एटम. ठीक है, पूरा स्पीयर हम लोग नहीं कैलकुलेट करते हैं एटम का, हम लोग सिर्फ रेडियस कैलकुलेट करते हैं. एंड इफ रेडियस इज लेस एंड मोर वी कैन अंडरस्टैंड दैट द साइज ऑफ द एटम विल बी लेस और मोर. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द मास. हाउ टू डिटरमाइन द मास ऑफ एन एटम. ठीक है, अब मैंने बोला न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं उसको? न्यूक्लियॉन्स. कैसे बोलते हैं हम लोग उसको? न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर द नंबर दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, एटम का जो पूरा मास होता है ना वो सेंटर में होता है. ठीक है, जैसे हम लोग ने ड्रॉ किया था अभी एटम, दिस इज व्हाट? माय न्यूक्लियस. ठीक है, तो जो एटम का मास है ना ये पूरा सेंटर पे आएगा. ठीक है, पूरा सेंटर पे एक्यूमुलेट होगा वो. ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट द मास ऑफ द एटम यूजिंग न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स.
एडिंग बोथ ऑफ देम आई विल गेट व्हाट द मास ऑफ द एटम. सपोज और दोनों का नंबर ऑलमोस्ट सेम ही होता है. इफ देर आर 5 प्रोटॉन्स एंड 5 न्यूट्रॉन्स, ठीक है, दैट मीन्स एटॉमिक मास ऑफ द एटम इज 10. ठीक है, क्या हो जाएगा वो 10 हो जाएगा. दैट मीन्स कैलकुलेटिंग एटॉमिक मास वी नीड व्हाट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स and some of them will give me what mass of the atoms and proton and neutrons together are known as what nucleons. ठीक है, अभी मास ऐसे वजन तो हम लोग कर नहीं सकते ना एटम्स को. ठीक है, जैसे कि अभी atoms are so small, so tiny, so you cannot weigh them. So what we are going to do is, देखो अगर 1 kg हमको पोटैटो चाहिए तो क्या करता है वो शॉपकीपर, ही पुट्स 1 kg का वहाँ पे वे एंड देन ही मेजर्स पोटैटो एंड वो लेवल में आएगा, देन ही विल गिव यू दैट मच पोटैटोज. ठीक है, सो ही हैज़ अ रेफरेंस फॉर दैट 1 kg ऑफ पोटैटो. ठीक है, तो साइंटिस्ट के पास भी कोई रेफरेंस होना चाहिए ना कि वो एलिमेंट्स को कैसे मेजर करे कि ये एलिमेंट्स कितना है, ये एलिमेंट का वजन कितना है. तो उनको भी एक क्या चाहिए, रेफरेंस चाहिए. जैसे 1 kg का उनके पास रेफरेंस होता है, वैसे ही साइंटिस्ट के पास हाइड्रोजन का रेफरेंस था. किसका रेफरेंस था? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एटम. क्या होता है वो? सबसे हल्का होता है, लाइटेस्ट एटम. और उसका वजन हमको कितना मिलता है? 1 ग्राम. ठीक है, साइंटिस्ट ने उसको ऐसे कैसे डिनोट किया? 1 ग्राम. ओके, तो क्या किया साइंटिस्ट ने, अभी समझो कार्बन का वजन मुझे लेना है, मुझे हाइड्रोजन 1 ग्राम है उतना पता है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक 1-2 ट्रेज. ठीक है, मैं उसमें कार्बन डाल दूंगी. ठीक है, अब कार्बन को बैलेंस करने के लिए मुझे कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं उतने में डालते जाऊंगी. ठीक है, ऐसे तो मुझे टोटल कितने हाइड्रोजन लगे? 12 हाइड्रोजन लगे टू बैलेंस माय बीम. ठीक है, बीम को बैलेंस करने के लिए मुझे कितने हाइड्रोजन लगे? 12 हाइड्रोजन. दैट मीन्स आई कम टू नो दैट द वेट ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम्स. ओके, वैसे ही नाइट्रोजन का 14, मतलब मैंने एक जगह नाइट्रोजन रखा, फिर मैं हाइड्रोजन डालते गई. कितने हाइड्रोजन डालने के बाद नाइट्रोजन लेवल पर आया? 14. दैट मीन्स नाइट्रोजन का वजन कितना हो गया? 14 ग्राम्स. ठीक है, सो दिस इज हाउ साइंटिस्ट कैलकुलेटेड द मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. ठीक है, बाय टेकिंग द रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, और वो जो वेइंग मशीन की मैं बात कर रही हूँ, इट इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव. ठीक है, वो बहुत महंगा आता है एंड इट इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव. मतलब 1 ग्राम भी अगर तुम उस पर रखोगे तो वो बताएगा. ठीक है, सो दैट हाउ द इंस्ट्रूमेंट्स आर सेंसिटिव टू डिटेक्ट द 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो. सो बाय कीपिंग 1 एलिमेंट ऑन 1 साइड एंड कितना हाइड्रोजन लग रहा है उनको बैलेंस करने के लिए, उसके हिसाब से साइंटिस्ट ने सबका मास कैलकुलेट किया. जैसे कार्बन इज 12, नाइट्रोजन इज 14, ऑक्सीजन इज 16, क्लोरीन इज 35.5. तो ऐसा करके साइंटिस्ट ने क्या किया, सब एटम्स का या एलिमेंट्स का मास निकाला. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी फाइंड द मास ऑफ द एटम्स और एलिमेंट्स. ठीक है, और अगर मुझे कोई पूछेगा, ठीक है, कार्बन का वजन क्या था, हमने देखा 12 ग्राम्स. ठीक है, वो कैसे आया? क्योंकि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स था, 6 न्यूट्रॉन्स था, एंड टुगेदर इट विल फॉर्म व्हाट? 12 ग्राम ऑफ कार्बन. ओके, एज वी टोल्ड द एटॉमिक मास विल बी ऑलवेज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो 12 था, मतलब 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन्स होंगे, एंड दोनों को मिला के कितना मिला? 12. ठीक है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एटॉमिक मास. पहले हमने साइज पढ़ा कैसे कैलकुलेट करना है, देन हमने पढ़ा कि एटम का मास कैसे कैलकुलेट करना है. ठीक है, पहले तो हम लोग उन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऐड करके देखते हैं, लेकिन कभी कभी अगर नहीं डिटेक्ट होता है कि कितने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या मेथड निकाला? रेफरेंस मेथड निकाला, जिसमें उन्होंने हाइड्रोजन को एक तरफ, हाइड्रोजन को रखा एक तरफ और दूसरे एलिमेंट को रखा. अब कितना हाइड्रोजन लग रहा है वो एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए, दैट मीन्स दैट मच ग्राम इज द वेट ऑफ दैट element. Okay, now what is this valency? Now I told you सेंटर में न्यूक्लियस होता है एटम के. ठीक है, एंड देयर इज ऑर्बिट. जैसे सोलर सिस्टम होता है हमारा, सेंटर में सन एंड सारे प्लैनेट्स उसके आजू बाजू घूमते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस अभी मेरा सन है एंड ये सारे ऑर्बिट्स हैं. और ये ऑर्बिट्स पे कौन रोटेट करने वाला है या रिवॉल्व करने वाला है? इलेक्ट्रॉन्स.
Okay, so remember that on the first orbit there will be only 2 electrons. In the second there will be how many 8s? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ठीक है, तो ही मेरा एटम या एलिमेंट स्टेबल होगा. ठीक है, अगर 2 नहीं है फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है, या सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, देन दैट एलिमेंट विल नॉट बी स्टेबल. ठीक है, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, डांस करने लगेगा वो. ठीक है, it will not be stable. So what does this valency means that suppose मेरा कोई एलिमेंट है जैसे कि सोडियम. ठीक है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो ये हो गया उसका न्यूक्लियस, ये एक ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट. पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बचे कितने? 9. तो 1 2 3 4 5 6 7. आई टोल्ड यू सेकेंड में कितने आने चाहिए? सिर्फ 8 ही आने चाहिए. 8 से ज़्यादा हम लोग नहीं डाल सकते. तो ये टोटल हो गया 10. एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो मैंने यहाँ पे डाला. अब सेकेंड ऑर्बिट में भी ना 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो ही वो मेरा एलिमेंट क्या होगा? स्टेबल होगा. बट इसके पास तो 8 है नहीं, इसके पास कितना है? 1. अब 7 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लाएगा ना वो बेचारा, तो वो क्या करेगा? जाने दे, 7 किससे मांगू, उससे अच्छा मैं मेरा 1 दे देता हूँ. तो मेरा सेकेंड ऑर्बिट में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं क्या हो जाऊंगा? स्टेबल हो जाऊंगा. सो व्हाट विल सोडियम डू? सोडियम विल डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, रिसीव्ड और शेयर्ड. ओके, तो उसको क्या बोला जाता है? वैलेंसी बोली जाती है. अभी सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए? ओनली 1. सो वैलेंसी ऑफ सोडियम इज हाउ मच? 1. ठीक है, वैसे ही सारे एलिमेंट्स हमेशा स्टेबल नहीं होंगे. जरूरी नहीं है सबके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो. ठीक है, कभी 7 होंगे तो एक वो ले लेगा किसी से, मतलब रिसीव किया. किसी के पास 4 होंगे, उसके पास भी 4 होंगे, तो दोनों क्या करेंगे? अपना 4 शेयर करके 8 बना देंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट को, तो स्टेबल हो जाएंगे. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हम लोग लेते हैं, देते हैं या शेयर करते हैं, उसे बोलते हैं वैलेंसी. ठीक है, सोडियम 1 दे रहा है तो उसकी वैलेंसी 1. कोई 1 रिसीव कर रहा है तो भी उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी. ठीक है, जो लेन देन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वैलेंसी. एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, शेयर और एक्सेप्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? वैलेंसी. टू स्टेबल द एटम. ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होने चाहिए? 2. सेकेंड में कितने होने चाहिए? 8. थर्ड में भी कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए. तो दिस इज हाउ वी फाइंड व्हाट? वैलेंसी ऑफ द एटम्स. ठीक है, दिस इज हाउ वी फाइंड द वैलेंसी. के 8 होने चाहिए, 8 से कम है या ज़्यादा है तो वो डोनेट कर देगा अपना इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम अगेन द स्टेबल. सो दिस इज हाउ वी फाइंड व्हाट? वैलेंसी. तो हमने एटम्स के क्या क्या पढ़ा अभी? कि एटम का साइज कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? मास एंड वैलेंसी. स्टडी समथिंग अबाउट केमिकल सिंबल्स. केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट. ओके, नाउ इन केमिस्ट्री वी नीड टू डील विद मेनी एलिमेंट्स. ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन करवाने पड़ते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स का हमको यूज़ करना पड़ता है, रिएक्शंस लिखकर दिखाने पड़ते हैं. तो आई कैन नॉट ऑलवेज राइट ना, लाइक हाइड्रोजन पूरा, देन ऑक्सीजन, देन ऑल विल फॉर्म व्हाट? हाइड्रोजन ऑक्साइड और वाटर, वट एवर इट इज. ठीक है, तो ये लिखना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है. ठीक है, कि पूरा सेंटेंस लिखो, पूरे वर्ड्स लिखो. ठीक है, और ऐसे कितने सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो कब तक लिखते बैठेंगे ना. तो व्हाट डिड साइंटिस्ट डू? दे फाइंड अ वे कि हम लोग क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट के लिए एक सिंबल दे देंगे. ठीक है, तो हाइड्रोजन की जगह वो सिंबल लिखेंगे, ऑक्सीजन की जगह वो सिंबल लिखेंगे. तो व्हाट दे डिड? हाइड्रोजन के लिए वो लोग ने ऐसे फॉर्म किया, डॉट एंड सर्कल. कॉपर के लिए ऐसे सी और उसका सर्कल. ठीक है, ऐसे अलग अलग प्लस, माइनस, स्लैश, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट में वो लोग ने क्या किया? एलिमेंट्स को सिंबलाइज किया. बट टू रिमेंबर कि हाइड्रोजन का डॉट एंड सर्कल है,
कॉपर का ये है, कार्बन का ये है, इट इज़ वेरी हार्ड। अब सिंबल याद करेंगे तो ही और अब टाइम चला जाएगा अपना, ठीक है। तो ये मेथड जो था सिंबल का वो ठीक था, लेकिन जो सिंबल यूज़ कर रहे थे साइंटिस्ट वो फिजिबल नहीं था यूज़ करने के लिए। तो फिर एक पूरे साइंटिस्ट की टीम मिलकर क्या डिसाइड किया गया कि हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स के इनिशियल लेटर्स का क्या करेंगे, सिंबल बनाएंगे। क्या करेंगे, इनिशियल लेटर्स का सिंबल बनाएंगे। जैसे हाइड्रोजन के लिए H ले लिया, ऑक्सीजन के लिए O, कार्बन के लिए C। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस, C से बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, कॉपर, कोबाल्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग कि कार्बन C है तो कॉपर क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा, ठीक है। कोबाल्ट क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। और जो भी हम लोग सेकेंड लेटर लिखते हैं ना एलिमेंट का, वो हमेशा स्मॉल लेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर। सो इफ बाय चांस एक ही लेटर से बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं तो हम लोग उसमें एक सेकेंड लेटर भी ऐड कर देंगे, ठीक है, टू क्या, डिफर देम, कि ये C से मतलब कोई भी नहीं हो सकता। C मतलब कार्बन, Cu मतलब कॉपर और CO मतलब कोबाल्ट। So this is how scientists made the symbols for different elements. And जो second letter हम लोग लिखते हैं, जैसे कि Na लिखते हैं, you should not write Na like this, it is wrong. Always write N capital and A small. Chlorine के लिए C capital, L small. ठीक है, this is the way of writing the symbols for the elements. ठीक है, and this particular method of writing the symbols of the element was मेड बाय वॉट, IUPAC। किसने सजेस्ट किया, ये IUPAC। एंड IUPAC क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? इट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल यूनियन of pure and applied chemistry. Okay, pure and applied chemistry। ठीक है, जैसे बहुत सारे एसोसिएशंस होते हैं ना, वैसे ये एक एसोसिएशन है केमिस्ट्री का वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एसोसिएशन वाले साइंटिस्ट ने क्या किया, ये सिंबल्स क्या किए, वो लोग ने बनाए। तो ये सिंबल्स पूरे यूनिवर्स में हम लोग यूज़ करेंगे। अगर तुम इंडिया में हो तुम्हारे लिए भी हाइड्रोजन H है, तुम अमेरिका में हो तो भी तुम्हारा हाइड्रोजन H ही होना चाहिए, मतलब होल वर्ल्ड में, ठीक है, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड दिस सिंबल्स आर फिक्स्ड। ओके, यू कैन नॉट चेंज देम और यू कैन नॉट यूज एनी अदर सिंबल्स फॉर एनी अदर एलिमेंट्स। ठीक है, ये इन लोग ने बना दिया है, अब हमको वही यूज करना है, ठीक है। तो दिस इज हाउ केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट वर फॉर्म्ड और मेड टू डू व्हाट, टू व्हाट, फॉर अवर कन्वीनियंस एंड टू सेव टाइम। ठीक है, क्योंकि पूरे वर्ड्स लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, दैट्स वाई वी मेक व्हाट, फॉर्मूलाज बनाते हैं हम लोग। नाउ ये तो ठीक है, चलो फॉर्म सिंबल्स तो हमने बना दिया, लेकिन समटाइम्स इन दैट सिंबल और एलिमेंट देयर आर वन और टू एलिमेंट्स प्रेजेंट। ठीक है, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? सी, जो मैंने सोडियम की बात की, एलिमेंट सोडियम जो होता है ना, वो नेचर में सोडियम में ही मिलता है, Na मतलब सिंगल एटम ही होता है वो। ठीक है, सोडियम सिंगल एटम होता है, फिर और कौन सा होता है, पोटेशियम सिंगल एटम होता है। ओके, पोटेशियम मीन्स K, सॉरी। सो ऑल दीज आर व्हाट, सिंगल, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक। क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक, मतलब नेचर में ये सिंगल सिंगल एटम की तरह ही मिलते हैं। लेकिन कोई कोई एलिमेंट्स जो हैं वो हमेशा जोड़ी में ही मिलेंगे, जैसे कि H2, O2, N2, Cl2। ठीक है, ये सारे क्या है, डाई एटॉमिक, मतलब तुमको नेचर में कभी भी ऑक्सीजन O, कभी भी हाइड्रोजन H ऐसे नहीं मिलेगा, हमेशा वो लोग पेयर में मिलेंगे या जोड़ी में मिलेंगे। तो कभी भी कोई चीज़ जोड़ी में या पेयर में होती है उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड ये क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये क्या होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। वैसे ही दो की जगह ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे सल्फर क्या होता है नेचर में, कैसे मिलता है सल्फर, S8। ठीक है, तो दो से ज़्यादा हो गया या एक से ज़्यादा हो गया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉली एटॉमिक।
मॉलिक्यूल, क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। एंड वो नंबर हम लोग वो एलिमेंट के नीचे ऐसे सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, ठीक है। सो मोनो मतलब जो सिंगल मिलते हैं नेचर में, डाई मतलब जो जोड़ी में मिलते हैं, ठीक है। एंड जो बहुत ज़्यादा नंबर्स में मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और एटम्स। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट सिंबल्स एंड मोनो, डाई एंड पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स एंड एटम्स, ठीक है। So further in this chapter we are going to study about mole, molecular weight, molecular mass, Avogadro number, okay, and everything, how to actually measure the matter and how to write the formulas of the compounds, okay.